नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण का लघु उत्तरीय प्रश्न पत्र का ये तीसरा वीडियो है। तो पहला प्रश्न है इसका, निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखिए। तो पहला है पर्णाभ वृंत और दूसरा पर्णकाय स्तंभ। तो पहले हम बात कर लेते हैं पर्णाभ वृंत के बारे में। तो कुछ पौधों की संयुक्त पत्तियों में पर्णफलक शीघ्र ही गिर जाते हैं और इसकी जगह पर्णवृंत पत्ती सदृश रचना में बदलाव हो जाता है और भोजन निर्माण का कार्य करता है, जैसे ऑस्ट्रेलियन बबूल जिसे हम अकेसिया कहते हैं। और पर्णाभ वृंत जो है साधारणतया उद्धरण दिशा में विकसित होता है, जिससे सूर्य का प्रकाश उसकी सतह पर कम से कम पड़ सके। इससे वाष्पोत्सर्जन की दर कम हो जाती है। अब बात करते हैं पर्णकाय स्तंभ के बारे में। तो कभी कभी तना चौड़ा एवं मांसल हो जाता है और पत्तियों का कार्य करता है, जिसे पर्णकाय स्तंभ कहा जाता है। पर्णकाय स्तंभ में एक से अधिक पर्ण तथा पर्ण संधियां होती हैं, जैसे नागफनी और रसकस। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो है बीजांड के प्रकार बताइए। तो बीजांड के बीजांडासन पर बीजांड वृंत से विभिन्न प्रकार से जुड़े रहने के आधार पर बीजांड द्वार तथा निभाग से बीजांड वृंत की परस्पर स्थिति बदलती है। इसके अनुसार बीजांड प्रायः 6 प्रकार के होते हैं। पहला है अर्थोट्रोपस अथवा एट्रोपस। इसमें बीजांड द्वार, निभाग तथा बीजांड वृंत एक ही सीध में पाए जाते हैं, जैसे पाइपरेसी व आर्टिकेसी कुल के पौधे। अब बात करते हैं दूसरे प्रकार की, एनाट्रोपस। इस प्रकार के बीजांड इस प्रकार से उल्टे होते हैं कि बीजांड द्वार व बीजांड वृंत आपस में समानांतर हो जाते हैं तथा बीजांड द्वार तथा निभाग एक ही सीध में होते हैं। उदाहरण के लिए अधिकतर एक बीजपत्री व गेमोपेटली कुल के कुल पौधे में है। तीसरा है हेमिएनाट्रोपस। हेमिएनाट्रोपस बीजांड में बीजांड वृंत व बीजांड द्वार के मध्य 90 डिग्री का मुड़ाव पाया जाता है। इसमें बीजांड द्वार एक निभाग एक सीध में होते हैं, जैसे रेननकुलस। चौथा प्रकार है कंपाइलोट्रोपस। इसमें बीजांड का मुख्य हिस्सा इस प्रकार मुड़ता है कि बीजांड एवं निभाग एक सीध में ना पड़कर भ्रूणकोश के सामने होते हैं, जैसे कि लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे। अब बात करते हैं 5वें प्रकार के बारे में, एम्फीट्रोपस। तो इसमें बीजांड इस प्रकार मुड़ा होता है कि इसका भ्रूणकोश भी मुड़कर घोड़े की नाल के आकार का हो जाता है। इस प्रकार के बीजांड एलिसमेसी कुल के पौधों में पाया जाता है। अब बात करते हैं 6ठे पौधे के बारे में, प्रकार के बारे में। तो सिरसिनोट्रोपस। सिरसिनोट्रोपस के बीजांड का बीजांड वृंत वृद्धि करके 180 से 360 डिग्री तक घूम जाता है। इस कारण बीजांड वृंत बीजांड को इस प्रकार घेरता है कि यह एक तीसरा अध्यावरण जैसे लगने लगता है, जैसे ही ओपेसियन सीएनसी कुल के पौधे। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की कि पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है। अलैंगिक जनन की विधियों का वर्णन कीजिए। तो पौधों में पाई जाने वाली जनन विधियों को 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। पहला है अलैंगिक तथा लैंगिक। तो पादपों में अलैंगिक जनन क्या होता है। तो अलैंगिक जनन में दैहिक कोशिकाओं से नवीन जीव उत्पन्न होते हैं तथा जनन इकाई या तो बनती ही नहीं है अथवा बिना अर्धसूत्री विभाजन से बनती हैं। पादपों में अलैंगिक जनन की 3 निम्न विधियां पाई जाती हैं। पहला है विखंडन। तो यह एक कोशिकीय जीवों में पाया जाता है। इसमें कोशिका सूत्री अथवा अर्धसूत्री का विभाजन 2 अथवा अधिक कोशिकाओं में विभक्त हो जाता है।
और संतति कोशिकाएं नया जीव बनाती हैं। जीवाणुओं व प्रोटोजोआ में विखंडन द्वारा जनन होता है। मलेरिया परजीवी जैसे एक कोशिका प्रोटोजोआ में जनन बहुखंडन विधि से होता है। अब बात करते हैं बीजाणु निर्माण। तो कम विकसित पादपों में दृढ़ आवरण वाली एक कोशिका संरचना बनती है जिन्हें बीजाणु कहा जाता है। ये प्रतिकूल वातावरण में सुरक्षित रहते हैं और अनुकूलन परिस्थितियों आने पर अंकुरित होकर नवीन पादप बनता है। कवक तथा शैवाल में बीजाणु निर्माण द्वारा जनन होता है। तीसरा प्रकार है कलिकोत्पादन। ईस्ट कोशिका से छोटे कलिका सदृश उभार अथवा मुकुल बनते हैं जो कोशिका से अलग यानी कि पृथक होकर नई ईस्ट कोशिका बनाती हैं। ईस्ट में ये मुकुल मातृ कोशिका से अलग हुए बिना मुकुल बना लेते हैं जिससे यह एक ईस्ट कोशिका पर मुकुलों की श्रृंखला बन जाती है। अब बात करते हैं चौथे प्रकार का खंडन जो है। तो सरल संरचना वाले बहुकोशिकीय पादपों जैसे स्पाइरोगायरा का फिलामेंट छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है और प्रत्येक खंड नवीन जंतु में विकसित हो जाता है। पांचवा प्रकार है कायिक जनन। कायिक अथवा वर्धी जनन अलैंगिक जनन का ही वही विधि है जिसमें पादप शरीर के किसी भी कायिक भाग से नए पौधे विकसित हो जाते हैं। पौधों के निम्नलिखित भागों से कायिक जनन होता है। ये जड़ों द्वारा भी हो सकता है, पत्तियों द्वारा और तनों द्वारा और पत्र कलिकाओं द्वारा होता है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो भोजन एकत्रीकरण हेतु तने में होने वाले रूपांतरण को उदाहरण सहित समझाइए अथवा तने के किन्हीं दो रूपांतरणों का वर्णन कीजिए। तो पहले बात कर लेते हैं अर्धवायवीय रूपांतरण, जिसके अंतर्गत आ है भूस्तरी। इसमें शाखाएं छोटी एवं तने संघनित होकर समस्त दिशाओं में निकलते हैं। कुछ समय वृद्धि करने के बाद उनके आगे के सिर क्षैतिज दिशा में निकलते हैं जैसे कि फ्रेगेरिया। अब बात करते हैं भूस्तारिका। यह सामान्यतः जलीय पौधे होते हैं। इनका तना छोटा व भंजनशील होता है। यह उपभूस्तरी के समान होती है जैसे पिस्टिया। अगला है अंतःभूस्तरी। इसमें मुख्य तना जमीन के अंदर रहता है परंतु शाखाएं भूमि के ऊपर पर्वसंधियों से निकलने आती हैं और अन्य रूपांतरण होते हैं जैसे कि पोदीना। अब है उपभूस्तरी। तो पौधे के मुख्य तने से लंबे होकर भूमि की सतह पर फैल जाते हैं और पर्वसंधियों पर से जड़ें निकलती हैं तथा ऊपर की ओर पत्तियां निकलती हैं। उपभूस्तरी कहलाते हैं जैसे दूब और घास। दूसरा है भूमिगत रूपांतरण। तो भूमिगत रूपांतरण में जो है रूपांतरण प्रायः भोजन संचयन या वर्धी प्रजनन हेतु उपयोगी होती हैं। इसके अंतर्गत पहला है प्रकंद। यह शयन मांसल और भूमि के अंदर क्षैतिज अवस्था में प्राप्त होती हैं। इसमें छोटे छोटे पर्व होते हैं जो कि सल्क पत्र से ढकी रहती हैं जैसे कि अदरक होता है। और अगला है सल्ककंद। इसमें तना लेंस की भांति समान होता है जिसके चारों ओर मांसल सल्क पत्र होते हैं तथा अति संघनित होकर नीचे की ओर बढ़ता है जिस पर बहुत सी जड़ें निकल आती हैं जैसे कि प्याज। तीसरा है ट्यूबर। तो ट्यूबर अधिकतर भूमि के अंदर पाया जाता है। इनमें आँख मिलती है जो वास्तव में कंचकस्थ कलिका होती है। प्रत्येक आँख सल्क पत्र से ढकी रहती है जैसे कि आलू। चौथा है घनकंद। तो घनकंद संघनित भूमिगत तना है। यह भूमि में ऊर्ध्वाधर वृद्धि करता है जैसे कि अरबी और कोरकोस। दोस्तों आप बताइएगा आप तने का उदाहरण है, इसको आप कमेंट करिए। अगला प्रश्न है पदार्थों के पृथक्करण से आप क्या समझते हैं? पृथक्करण की किन्हीं 4 प्रमुख विधियों के नाम लिखिए। तो अब बात करते हैं पृथक्करण की विधियाँ। तो किसी मिश्रण के घटकों को एक दूसरे से
पृथक यानी कि अलग करने हेतु एक घटक के उन गुणों को जानना जरूरी होता है जो दूसरे घटक के गुण से भिन्न है। इसी गुण का उपयोग करते हुए पृथक्करण की विधियों का चुनाव किया जाता है। मिश्रण को उनके अवयवों से अलग करने की निम्नलिखित विधियां हैं। पहला है बीनना, दूसरा फटकना और ओसाना, तीसरा चालना, चौथा है चुंबकीय पृथक्करण, पांचवा ऊर्ध्वापातन, छठा तलछटीकरण, सातवां छानना और आठवां है भारण, नौवां अपकेंद्रण, 10वां है वाष्पन, 11वां विधि जो है आसवन विधि है और 12वां है आंशिक आसवन और 13वां है क्रिस्टलीकरण। अब बात करते हैं हम लोग पहले की बीनना। तो गेहूं, चावल तथा दाल में कुछ अनुपयोगी घटक हैं जैसे कि कंकड़, मिट्टी आदि मिले होते हैं जो उन अनाजों की आकृति, आकार एवं रंग से अलग होते हैं। इन्हें हाथ से बीनकर अलग करने की प्रक्रिया को ही बीनना कहा जाता है। अब बात करते हैं फटकना क्या होता है। तो फटकने से केवल हल्के अवयव ही दूर हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गेहूं को सूप से फटका जाता है। सूप के द्वारा गेहूं को फटकने से हल्का भूसा सूप से बाहर दूर गिर जाता है। किसान भूसा युक्त अनाज यानी कि गेहूं को ऊंचे स्थान पर खड़ा होकर गिराता है जिससे अनाज अथवा गेहूं पास में एकत्र हो जाते हैं तथा हल्का भूसा आदि हवा में उड़कर दूर इकट्ठा हो जाता है। अगला प्रश्न है भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकारों को उदाहरण सहित समझाइए। तो भोजन एकत्रीकरण हेतु मूसला जड़ों में होने वाले रूपांतरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला है मूसला जड़। ये संचित खाद्य के कारण मूल फूली हुई गूदेदार और विभिन्न प्रकार की हो जाती है। और उसके अंतर्गत है पहला शंकुरूप। यह जड़ ऊपर से चौड़ी फिर नीचे से पतली हो जाती है जैसे गाजर। कुंभी रूप होता है। इस प्रकार की जड़ों में ऊपर का भाग घड़े के समान फूला और निचला भाग एकदम पतला हो जाता है जैसे कि शलजम होता है। तीसरा है तर्क रूप। तर्क रूप जड़ मध्य में फूली हुई परंतु दोनों सिरों शीर्ष तथा आधार पर पतली हो जाती है जैसे मूली। फिर चौथा है गांठदार जड़। यह फूली हुई गूदेदार है परंतु कोई निश्चित आकार नहीं होता। ये गुल अब्बास का है। अगला प्रश्न है किण्वन क्या है। तो किण्वन को सर्वप्रथम बुनकर ने बताया था। किण्वन वह प्रक्रिया है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तथा ग्लूकोज का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके परिणाम स्वरूप एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। किण्वन की अभिक्रिया जीवित कोशिकाओं के बाहर होती है। दोस्तों ये सूत्र आप लोग लिख लीजिएगा कहीं पे और इसको याद कर लीजिएगा। C6H12O6 यानी कि ग्लूकोज और प्लस H2 यानी कि जल जाइलम की उपस्थिति से C2H5OH प्लस CO2 और प्लस ऊर्जा निकलती है। किण्वन की प्रक्रिया जाइलम एंजाइम की उपस्थिति में होता है और जाइलम एंजाइम ईस्ट कोशिका में पाया जाता है। अब बात करते हैं श्वसन क्या है, इसके प्रकारों को बताइए। तो जीवों की कोशिकाओं के अंदर अजैविक ऑक्सीकरण द्वारा कार्बनिक पदार्थों के कृत्रिम अपघटन से चरणबद्ध क्रम में ऊर्जा मुक्त करने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन के प्रकार। ऑक्सीजन पर निर्भरता की दृष्टि से श्वसन दो प्रकार की होती हैं। एक ऑक्सी श्वसन, जिस समय श्वसन तंत्र ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो इससे ऑक्सी श्वसन कहते हैं और ऐसी क्रिया करने वाले पौधों व जीवों को ऑक्सीजीवी कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का पूर्ण ऑक्सीकरण हो जाता है जिससे के फलस्वरूप C2H2O व ऊर्जा प्राप्त होती है। अनॉक्सी श्वसन क्या है। तो जब श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है इसी कारण इसमें अनॉक्सी श्वसन कहते हैं और इस प्रकार के श्वसन करने वाले जीवों को अनॉक्सीजीवी कहते हैं। इस क्रिया में खाद्य पदार्थों का अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है जिसके फलस्वरूप एथिल अल्कोहल यानी कि C2H5OH या फिर कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऊर्जा प्राप्त होती है। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं।